से जाओ। आपका दिन ऊर्जा से भरपूर रहे, एनर्जेटिक रहो पूरे दिन, अच्छे से पढ़ाई करो, बड़ों का अभिवादन करो, बड़ों को गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, चरण स्पर्श करो, जैसे आपको टाइम है उसके अकॉर्डिंग, है ना। बड़ों से आशीर्वाद लिया करो। घर पे कभी छुट्टियों में तो रोज सुबह उठ के मम्मी पापा के चरण स्पर्श करना, क्योंकि माता पिता का जो आशीर्वाद होता है और गुरु का आशीर्वाद होता है एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। यस, तो पहले अपने क्लास शुरू करेंगे, लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, ठीक है? पक्का, बिल्कुल। यस, तो कैसे हो बच्चों? इधर बॉयज कैसे हो? 1 नंबर कि 2 नंबर? 1 नंबर। यस, पीछे वाले बॉयज सभी, कोई नया बच्चा तो नहीं है? नहीं है, सारे वही बच्चे हैं। चलो, यस, हाँ भाई, ऑनलाइन भी सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। शुरू करें अपनी क्लास? चलो, थोड़ा प्रीवियस पूछ लूं क्या? अच्छा, जिसमें मैं सिर्फ पूछ रही हूँ है, अगर ये वाला रिलेशन है तो इसको क्या बोलते हैं? परोपकारिता भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? प्राक सहयोगिता। ठीक है। अच्छा, ये वाला रिलेशन को क्या बोलते हैं? यस, ये वाला रिलेशन क्या बोलते हैं बताओ? है ना, ये है स्पर्धा। बोलो क्या है? स्पर्धा। और स्पर्धा को ही क्या बोलते हैं? कंपटीशन। बोलो क्या बोलते हैं? कंपटीशन। अच्छा, ये वाला रिलेशन है, इसको क्या बोलते हैं? याद नहीं करके आए हो? हाँ, सहजीविता, सहभोजिता, परजीविता और परभक्षण। याद नहीं है बच्चों? बिल्कुल पता चल जाए। ये वाला रिलेशन क्या है? सहभोजिता। बोलो क्या है? सहभोजिता। और ये वाला रिलेशन क्या है? अंतर जातीय परजीविता। बच्चों याद ही नहीं है तुमको? तो सबसे पहली बात तो याद करेंगे, बताओ इसको क्या बोलते हैं? सहजीविता या सहोपकारिता। बोलो क्या बोलते हैं? सहोपकारिता। सभी बच्चों को बोलना जरूरी है। बोलो क्या बोलते हैं? सहोपकारिता। ये वाला रिलेशन क्या कहलाता है? सहभोजिता। बोलो क्या कहलाता है? सहभोजिता। और ये वाला रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है? प्राक सहयोगिता। बोलो क्या कहलाता है? प्राक सहयोगिता। ये वाला रिलेशन क्या कहलाता है? परभक्षण। क्या है बोलो? परभक्षण। और ये वाला रिलेशन क्या है? परजीविता। बोलो क्या है? परजीविता। ये वाला रिलेशन क्या है? स्पर्धा। और ये वाला रिलेशन क्या है? अंतर जातीय परजीविता, या फिर उसको क्या बोलते हैं? हमने सबसे पहले शुरू कौन सा किया था? सहभोजिता। हमने सहभोजिता शुरू किया था फर्स्ट, सॉरी, हाँ, सहोपकारिता हमने शुरू किया था। बताओ, सहोपकारिता। और सहोपकारिता के अंदर हमने 3 उदाहरण पढ़ लिए थे। 3 पढ़ लिए थे? यस, एक ही पढ़ा था? अच्छा, पहला क्या है बताओ? अंजीर और बर, है ना। और अंजीर और बर में कौन सा संबंध है? सहोपकारिता। अंजीर को लाभ क्या है? परागण का। और बर को रहने का आवास, अंडे देने की जगह, और लार्वा का पोषण। यस, पीछे वाले बच्चे थोड़े से एक्टिव हो जाना। तो दोनों को ही बेनिफिट है, उसको क्या कहा जाता है? सहोपकारिता। दूसरा जो संबंध है उसको कहा जाता है युक्का पादप। बोलो क्या है? युक्का पादप। और युक्का पादप और प्रोनुबा मौत। बताओ कौन सा मौत? प्रोनुबा मौत। प्रोनुबा मौत। युक्का पादप और प्रोनुबा मौत में कौन सा संबंध है बताओ? सहकारिता। युक्का पादप को तो क्या बेनिफिट है? इसका हो जाएगा परागण। बोलो क्या हो जाएगा? परागण। मौत को क्या लाभ है? इसको रहने
रहने के लिए आवास और अंडे देने की जगह मिलेगी, उसको क्या कहा जाता है? प्रोनुबा मोथ। आराम से युक्का पादप के अंदर रह सकता है। बताओ, युक्का पादप को प्रोनुबा मोथ से लाभ है? यस। प्रोनुबा मोथ को युक्का पादप से लाभ है? यस। तो बताओ कौन सा संबंध हो गया? सहकारी का। यस। दूसरा एग्जाम्पल ये। तीसरा कल आपको बताया था क्या, है ना? कौन सा एग्जाम्पल है बताओ? ऑफ्रिस और आर्किड बताया था, है ना? कल एक्सप्लेन भी कर दिया था, खाली लिखना बाकी था अपना। तो चलो इसको फिर ही लिखे। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है ऑफ्रिस आर्किड। बताओ कौन सा आर्किड है? ऑफ्रिस आर्किड। ऑफ्रिस आर्किड जो है वो भूमध्य सागर तट पर पाया जाता है। बताओ कहां पर पाया जाता है? भूमध्य सागरीय तट पर। भूमध्य सागरीय तट पर एक आर्किड का पौधा पाया जाता है और उसको कहा जाता है ऑफ्रिस आर्किड। बोलो क्या कहा जाता है? ऑफ्रिस आर्किड। भूमध्य सागरीय तट पर कौन सा आर्किड पाया जाता है? ऑफ्रिस आर्किड। और वहीं पर एक मक्खी घूमती है और उस मक्खी का नाम है ऑफ्रिस मक्षिका। बोलो क्या नाम है? ऑफ्रिस मक्षिका। ये है ऑफ्रिस मक्षिका। अब आपको पता है कि यहाँ पर फायदा बेनिफिट किसको है? तो देखो ये आपको पता है, यहाँ पे जिसके बैंगनी रंग के फूल होते हैं, है ना? ये जिसके बैंगनी रंग के ऐसे फूल है, ये बैंगनी नहीं पिंक दिख रहे हैं, लेकिन जिसके बैंगनी रंग के फूल है इस आर्किड पादप के। बताओ क्या कौन से फूल है? बताओ। बैंगनी रंग के फूल है। इस पौधे का नाम है ऑफ्रिस आर्किड। बताओ क्या नाम है? ऑफ्रिस आर्किड। ऑफ्रिस आर्किड को दूर से कौन देखता है? बताओ। नर मक्षिका। बताओ कौन देख रहा है? नर मक्षिका। नर मक्षिका जब इसको देखती है, नर मक्षिका इसको देखती है तो इसको लगता क्या है? ये मादा मक्षिका है। बोलो क्या लगता है? मादा मक्षिका। क्योंकि पुष्प का रंग, साइज, आकृति किसके समान होती है? मादा मक्षिका समान होती है। मादा मक्षिका नहीं है, ये किसके समान होती है? बताओ। मादा मक्षिका के समान होती है। तो नर मक्खी जो है वो इसकी तरफ आकर्षित होकर के जाती है और इसके साथ में क्या करती है? बताओ। कूट मैथुन। बताओ क्या करती है? कूट मैथुन। वास्तविक मैथुन तो कब होता? जब ये नर मक्षिका के साथ में मुलाकात करती, लेकिन ये तो पुष्प के साथ में मुलाकात कर रही है। अरे भैया, कोई लड़का आकर के इस बोतल को बोले, ये बोतल है, बोतल पड़ी हुई है, बोतल को बोले तू मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे बातें कर रहा है ना, अजीबो गरीब तरह का व्यवहार कर रहा है, तो हम तो क्या बोलेंगे? भैया लड़का पागल ही हो गया है। लेकिन उस लड़के को क्या लग रहा है कि भैया ये तो मेरी क्या है? बताओ, गर्लफ्रेंड है। तो मतलब बात समझ में आ रही है? वैसे ही नर मक्षिका को लग रहा है ये तो मेरी क्या है? बताओ, गर्लफ्रेंड है। ये क्योंकि ये मादा मक्षिका के समान दिख रही है और उसके साथ में जाता है, मिलता है, गले लगाता है और मैथुन तक कर लेता है, लेकिन वास्तविक मैथुन नहीं होता है, झूठा मैथुन होता है। इसीलिए उसको बोलते हैं कूट मैथुन। बोलो क्या बोलते हैं? कूट मैथुन, है ना? और इसके साथ में, बेचारे के साथ में लैंगिक धोखा हुआ है, सेक्सुअली डिसीट हुआ है। ये जो ऑफ्रिस आर्किड का पौधा है, पंखुड़ियां हिला हिला करके इस नर मक्षिका को आकर्षित कर रहा है कि तू आजा मेरे पास, आजा आजा आजा। और ये इसके साथ में आकर के मैथुन करता है। इसके बदले में इसके परागकण इसकी पीठ के ऊपर गिर जाते हैं और जब ये किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जाएगा तो वर्तिकाग्र पे परागकण डाल देगा और इसका परागण हो जाता है। तो इसका फायदा तो केवल ये होता है कि इसको परागण हो जाता है, क्योंकि इसका परागण और किसी तरीके से हो ही नहीं सकता है। केवल ये जो मक्षिका है, ऑफ्रिस मक्षिका, वो इसको परागित कर सकती है। तो इसको तो फायदा हो गया परागण का और इसको फायदा हो गया भैया कूट मैथुन का, मैथुन करके आया है ना? लेकिन ये वास्तव में ये उदाहरण किसका है? बताओ। लैंगिक कपट का, लैंगिक छल का, सेक्सुअली डिसीट का दो है उदाहरण। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे, बताओ लैंगिक कपट का उदाहरण कौन सा है? ऑफ्रिस आर्किड और ऑफ्रिस मक्षिका के बीच में होता है। तो बताओ यहाँ पे, है ना, इसको ऑफ्रिस आर्किड को क्या फायदा है? बताओ। इसका फायदा बोलो क्या है? परागण। बोलो क्या फायदा है? परागण। इसको तो हो जाता है परागण,
और इस ऑफ्रिस मक्षिका को क्या फायदा है बताओ, इसका क्या होता है बताओ, कूट मैथुन। इसको किसका फायदा है बताओ, कूट मैथुन का सूडो पॉपुलेशन। कूट मैथुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सूडो पॉपुलेशन। बोलो क्या बोलते हैं, सूडो पॉपुलेशन। तो इसको तो कूट मैथुन का फायदा है ना। ये डायग्राम थोड़ा अलग बनाना है इधर। तो ये कूट मैथुन का फायदा हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि यह लैंगिक कपट का उदाहरण है। बताओ किसका उदाहरण है, जल्दी बताओ। लैंगिक कपट। लैंगिक कपट का मतलब इसके साथ में धोखा होता है, यह लैंगिक कपट है। लैंगिक कपट है, सेक्सुअली डिसीट है, इसके साथ में लैंगिक रूप से धोखा होता है, तभी तो ये इसको मादा मक्षी का समान समझ करके उसके पास में जाता है। तो भैया ये मादा मक्षी का क्यों समझता है, तो ध्यान देना। आर्किड, आर्किड के पुष्प, आर्किड के जो पुष्प होते हैं उसका रंग, उसकी साइज और उसकी आकृति, बोलो क्या क्या है, रंग, साइज और आकृति किसके समान होती है, मादा मक्षिका समान होती है। बताओ किसके समान होती है, मादा मक्षिका के समान होती है। इसीलिए उसके साथ में क्या हो जाता है बताओ, लैंगिक कपट। बोलो क्या हो जाता है, लैंगिक कपट। तो बताओ यहाँ पे ध्यान देना है ना। भूमध्य सागरीय तट पर कौन पाया जाता है, ऑफ्रिस आर्किड। जल्दी बोलो कौन पाया जाता है, ऑफ्रिस आर्किड, है ना। और अच्छे से तो आ नहीं रही है आवाज, नेटवर्क वॉइस रुक रुक के आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या बच्चों, एक बार कंफर्मेशन दे भैया। यस, ऑफ्रिस आर्किड। बोलो क्या है, ऑफ्रिस आर्किड। सभी बच्चों को याद होना चाहिए, बोलो क्या है, ऑफ्रिस आर्किड। कहाँ पर पाया जाता है, भूमध्य सागर तट पर। और वहीं पर मक्षिका कौन सी होती है, ऑफ्रिस मक्षिका। कौन सी मक्षिका को धोखा होता है, नर मक्षिका को, क्योंकि आर्किड के पुष्प की रंग, साइज और आकृति किसके समान होती है, मादा मक्षिका के समान। तो बताओ इसके साथ कौन सा धोखा होता है, लैंगिक कपट, लैंगिक छल होता है। और ये नर मक्षिका इसके साथ में आके क्या करती है, कूट मैथुन करती है। तो बताओ ऑफ्रिस मक्षिका को फायदा क्या हो गया, कूट मैथुन का। और आर्किड को क्या फायदा हो गया बताओ, है ना, परागण का फायदा हो गया। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल ये हो गया। चौथा एग्जाम्पल आपको पता होगा, यस, चौथा एग्जाम्पल जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, उनको कहते हैं लाइकेन। बोलो क्या बोलते हैं, लाइकेन। और लाइकेन आपको पता है किसके बीच में संबंध है, कवक और शैवाल के बीच में। कवक व शैवाल के बीच में संबंध है, उसको क्या कहा जाता है, लाइकेन। दोनों मिलकर के बनाते हैं लाइकेन। कवक और शैवाल की घनिष्ठता से क्या बनता है, लाइकेन। कवक शैवाल को रहने के लिए क्या देता है, आवास। तो बताओ कवक को क्या हो गया, फायदा, और शैवाल बदले में इसको क्या देगा, भोजन, है ना। तो बताओ इसको भी क्या हो गया बताओ, फायदा, है ना। इसको भी फायदा, इसको भोजन मिला और इसको क्या मिला है, आवास। इसको तो क्या मिला है बताओ, भोजन, और इसको क्या मिला है, आवास। तो बताओ दोनों को एक दूसरे से क्या हो गया, फायदा, और उसी से क्या बन जाते हैं, लाइकेन। बोलो क्या बन जाते हैं, लाइकेन, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है माइकोराइजा। बोलो क्या है, माइकोराइजा। माइकोराइजा का एग्जाम्पल ध्यान देना। पांचवा एग्जाम्पल जो है वो है माइकोराइजा। बोलो कौन सा एग्जाम्पल है, माइकोराइजा। बोलो कौन सा एग्जाम्पल है, माइकोराइजा। बोलो कौन सा एग्जाम्पल है, माइकोराइजा। और माइकोराइजा को ही कहते हैं कवक मूल। बोलो क्या बोलते हैं, कवक मूल। यहाँ पर ध्यान देना, ये पौधा है, उच्च पादप है, उच्च पादप की, ये उच्च पादप विकसित पादप है, और विकसित पादप की ये क्या है बताओ, जड़े है। बोलो क्या है, जड़े, है ना। उच्च पादपों की, विकसित पादपों की क्या है बताओ, जड़े। और इनकी जड़ों के बीच में रहता है कवक। बोलो कौन रहता है, कवक। इनकी जड़ों के बीच में कौन रहता है, कवक, कवक रहता है। उच्च पादप की जड़ों के बीच में कौन रहता है बताओ, कवक। तो अपने आप ही पता चल रहा है कवक को आवास तो मिल गया है, लेकिन बदले में और क्या मिला है, ये पौधा, ये जड़े इसको भी देती। बताओ क्या देती है, कार्बोहाइड्रेट,
है ना, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ देती है इसको कार्बोहाइड्रेट। बताओ जड़ों से इसको क्या मिल रहा है, यानी कि पौधे से इसको क्या प्राप्त हो रहा है, कवक को कार्बोहाइड्रेट। जब पौधा कवक को कार्बोहाइड्रेट देता है तो बोलता है बदले में मुझे कुछ दे, है ना, सहोपकारिता का संबंध, मुझे कुछ दे। तो बताओ कवक से इसको क्या फायदा मिलता है, जमीन पोषक तत्वों को खींच लेता है। पोषक पदार्थों को खींच कर, फास्फोरस को खींच करके किसको देता है बताओ, जड़ों को। और आपको पता है पौधों की वृद्धि के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो बताओ जमीन से फास्फोरस चाहिए, इसकी जड़ें फास्फोरस नहीं ले पा रही है, पोषक पदार्थ नहीं ले पा रहा है, कवक जमीन से पोषक पदार्थों को खींच लेता है और इसको किसको दे देता है बताओ, जड़ों को दे देता है। तो बताओ दोनों को फायदा है कि नहीं है। हम संबंध माइकोराइजा का संबंध या कवक मूल जो है वो किसके बीच में हो रही है, यस आवाज आनी तो सही चाहिए बेटा, क्या गड़बड़ हो रही है, आवाज चेक करना सही आ रही है क्या। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सही आ रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। चलो 1 मिनट, सर को बुला के लाओगे, कौन जाएगा। यस बच्चों बिल्कुल सही करवा रहे, अभी सही करवा रहे। आप सभी ध्यान देना, माइकोराइजा किसके बीच में संबंध है, जल्दी बताओ किसके बीच में संबंध है। एक तो क्या है बताओ, उच्च पादप की जड़ें, मैं यहां पर लिख लेती हूँ, है ना, इसका यहां पर लिख रही हूं। एक तो क्या है बताओ, उच्च पादप की जड़ें, उच्च पादप की जड़ें, उच्च पादप की जड़ें, और किसके बीच में संबंध बनता है, कवक, किसके बीच में संबंध बनता है, कवक। दोनों को क्या है बताओ, लाभ, दोनों को क्या है, लाभ। बताओ जड़ों को क्या मिल जाता है, जल्दी बताओ जड़ों को क्या मिल जाता है। आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही, सारे बच्चे वो मैसेज कर रहे हैं, या तो कुछ कर सभी बच्चे मैसेज कर रहे थे, ये नहीं आ रही है। चल तो सही यार, पर नहीं आ रही सारा, और सारे बच्चे कर रहे हैं ना मैसेज, एक बार आवाज सही करो। तो जड़ों को तो क्या मिल जाता है बताओ, जड़ों को क्या मिलता है जल्दी बताओ, पोषक पदार्थ, जड़ों को मिल जाता है पोषक पदार्थ, है ना। और कवक को क्या आवाज भी मिलता है, लेकिन मुख्य ऊर्जा उत्पादक पदार्थ मिलता है, और वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है बताओ, कार्बोहाइड्रेट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसको क्या मिल जाता है बताओ, कार्बोहाइड्रेट। तो आवाज तो मिल ही रहा है, लेकिन मुख्य अपने को याद क्या होना चाहिए बताओ, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो यहाँ पे कितने संबंध हो गए बताओ, 5। पहला बोलो क्या है, अंजीर और बर, सभी बच्चे बोलो क्या है, अंजीर और बर। दूसरा बोलो यूका पादप और प्रोनुबा मोथ। तीसरा बोलो आर्किड और ऑफ्रिज। चौथा बोलो लाइकेन। पांचवा बोलो माइकोराइजा। और छठा बोलो रीमस व ट्राइकोनिम्फा। बोलो क्या है, रीमस व ट्राइकोनिम्फा। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं क्रांतिक योजक प्रजाति में। यस बताओ दीमक को क्या लाभ है, दीमक को लाभ क्या है, सेल्यूलोज का पाचन। दीमक के तो सेल्यूलोज का पाचन हो जाएगा, और ट्राइकोनिम्फा को रहने के लिए क्या मिला है, आवास। तो बताओ दो जीवों के मध्य में ऐसा संबंध जिसमें दोनों ही जीवों को लाभ होता है, उसको क्या कहा जाता है, सहोपकारिता। अब किसी भी बच्चे को पूछूं और याद ना हो तो भाई बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए सहोपकारिता के उदाहरण कितने हैं, बोलो 6। एक एक याद करवा रही हूं मैं, ध्यान देना, जो बच्चे नहीं बोल रहे पीछे बोल बोल के याद होता है। पहला उदाहरण क्या है, अंजीर और बर। दूसरा क्या है, युक्ता पादप और प्रोनुबा मोथ। तीसरा बोलो क्या है, जल्दी बोलो क्या है,
है ना। ऑफ्रेस आर्किड और ऑफ्रेस मक्षिका। चौथा बोलो क्या है, लाइके। पांचवा बोलो क्या है, मलाइका। और छठा बोलो क्या है, ट्राइकोनिफा। सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सहोपकारिता के। बोलो किसके हैं, सहोपकारिता के। अब यहाँ पे सीयूईटी में क्वेश्चन आया है, सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन, सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, है ना। निम्नांकित को सुमेलित करना है। ए ऑप्शन प्लस प्लस, बी ऑप्शन अंजीर, सी ऑप्शन लाइकेन और डी ऑप्शन, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सभी आंसर बताएंगे। और डी ऑप्शन यहाँ पर है कवक मूल, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है उच्च पादप की जड़ें, उच्च पादप की जड़ें, है ना। यहाँ पर दे रखा है कवक व शैवाल, यस। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है बर्फ। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सहोपकारिता। बड़े इंटेलिजेंट, तुमको तो क्वेश्चन भी फ्रेम करना आ गया, यस। तो आंसर ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे सभी देंगे। यस, ठीक है, साइज चेंज कर दी। अच्छा 4 3 2 1, देखो आंसर आपका क्या आया है, आपका सभी का 4 3 2 1। इधर क्या, हाँ अच्छा बताना, प्लस प्लस का क्या होगा, बोलो क्या होगा, सौकारिता। वेरी गुड, है ना। अच्छा अंजीर का क्या होगा, और लाइकेन का क्या होगा, कवक और शैवाल। और कवक मूल का क्या होगा, उच्च पादप की जड़। बहुत बढ़िया, नाइस बैच, यस। तो अभी मैं आपको टिक लगवाती हूँ एक्सरसाइज शीट से भी, वो लास्ट में लगाऊंगी। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। तीसरा, फटाफट एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दो। यस बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है 4 3 2 1। रूपेंद्र, पूजा, है ना, रामजी लाल यादव, प्रशांत, दीपक, मनीष, जतन, 4 3 2 1 बिल्कुल सही आंसर, यस बच्चों। अच्छा लिखने की थोड़ी स्पीड रखेंगे, ये नहीं चल रही है स्क्रीन, बोलते ना। एक सेकेंड, हाँ ये लिख लिया, तुमने लिख लिया, लिख लिया, 10 सर को बुला के ला। हाँ इधर पीछे किसको नहीं दिख रहा है वही आ जाओ, जाओ नीचे से सर को बुला के लिया। बटन ही दबाना है तो दबा दो ना वहां से। हाँ चल ऑन कर ले। हाँ आ सकता है, परमिशन से आगे आ सकता है ना, बाकी तो आना अलाउ नहीं है, परमिशन लेके आ सकता है। लिख लिया, बताओ युक्का पादप और प्रोनुबा मोथ में कौन सा संबंध है, सौकारिता। चलो ये लिखो, चित्र भी बनाना, बोर्ड पे जो सब है वो सब करना है ना। यस, सरिता, यक्षिता, सुरेंद्र सोलंकी, गुड मॉर्निंग। सही आंसर, यक्षिता सही आंसर। बिल्कुल टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए।
ये डिवाइड है ना, इधर से डिवीजन। बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो आया हुआ क्वेश्चन है वही लिखा है भाई। बिल्कुल 101% आप कर पाओगे, है ना। लेकिन आपको याद होना चाहिए। स्यूडो पॉपुलेशन, PSEUD, नहीं, सूडो पॉपुलेशन की स्पेलिंग यही होती है ना। सूडो पॉपुलेशन वापस लिख रही हूँ, पी से ही शुरू होती है, पी साइलेंट है यहाँ पे। स्यूडो कॉप्यूलेशन, सूडो पॉपुलेशन। ठीक है, कभी क्योंकि नाम इंग्लिश में आ जाए तो कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी अगर आपने एक बार सुन भी रखा है तो उस समय आपको ध्यान में आ जाएगा। नहीं याद होता है, लेकिन कोशिश करना है अपने को कि इंग्लिश के नाम भी साथ साथ में याद हो जाए, है ना। तो कूट मैथुन को ही क्या कहते हैं, सूडो पॉपुलेशन। स्यूडो जहां पर भी आता है वहां पे समझना झूठा, कूट मैथुन झूठा। पॉपुलेशन तो आपको पता ही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं झूठे मैथुन के बारे में। लिख लिया सभी ने? एक्सरसाइज शीट देना, वॉल्यूम 2, और एक पेन पेंसिल भी कुछ दे दो जिसमें टिक लगाऊंगी। नहीं, सिर्फ टिक, अभी टिक लगा रही हूँ, बाद में बताएंगे, सबको बताऊंगी ना। यस, हो गया सभी के? हो गया? अरे भाई थोड़ा स्पीड से करेंगे, और जिन्होंने कर लिया है वो याद करेंगे। यस, हो गया? किसी का बाकी नहीं? चलो ये लिखो, फोर्थ एग्जाम्पल लाइके, माइकोराइजा और दीमक और ट्राइकोनिम्फा। ध्यान देना, ये लाइकेन अलग से, ये लाइकेन लिखना है आपको पूरा, और ये वाला जो है वो पूरा क्या है बताओ, माइकोराइजा।
यस, हो गया कंप्लीट। भाई थोड़ा स्पीड रखनी है। चलो डन। किसका बाकी है अभी? डन। चलो ये लिखो, लास्ट एग्जांपल लिख लो, दीमक और ट्राइकोनिम्फा। एक्सरसाइज और डीपीपी आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी। आप तो बस क्वेश्चन टिक लगा लेना कि कहाँ से करना है। मॉड्यूल के डाउट कैसे क्लियर करेंगे? यस, आप एक है वहां पे, आपके पता होगा बच्चों के डाउट जो भी है, ऑनलाइन वाले बच्चों के डाउट आ जाते हैं हमारे पास में, है ना, व्हाट्सएप पे उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे आप फोटो खींच करके, है ना, जो भी नंबर है वहां पे आप सेंड कर सकते हो और वहीं से आपको डाउट क्लियर कर देंगे। चाहे हम आपको वॉइस मैसेज करें, चाहे हम टाइप करके करें, आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। चले आगे। यस, अब नेक्स्ट जो संबंध है उसको कहा जाता है सहभोजिता। बोलो क्या है? सहभोजिता। बोलो क्या है? सहभोजिता। और सहभोजिता को कहते हैं कमेंसलिज्म। बोलो क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। इंग्लिश का नाम है कमेंसलिज्म। बोलो क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। सहभोजिता को कमेंसलिज्म भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। एक जीव को लाभ, बोलो क्या है? एक जीव को लाभ, दूसरे जीव को न लाभ न हानि। बोलो एक जीव को क्या है? लाभ, दूसरे को न लाभ न हानि। उस संबंध को क्या कहा जाता है? सहभोजिता। एक जीव को लाभ और दूसरा अप्रभावित रहता है। बोलो क्या रहता है? अप्रभावित। दूसरा जो संबंध है उसको कहा जाता है सहभोजिता। बोलो क्या बोला जाता है? सहभोजिता। और सहभोजिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। बोलो क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म के अंदर ध्यान देना, एक जीव को तो क्या है? बोलो लाभ, और दूसरा अप्रभावित। 4 पशु, बताओ कौन सा है? बगुला और चारण पशु। यस, वॉइस क्लियर हो गई? हो गई बच्चों, हो गई, हो गई। यस, वॉइस आ रही होगी। बगुला और चारण पशु, है ना। आपको पता है जहां पे पशु चढ़ने के लिए आते हैं वहीं पर पास में बगुले बैठे हुए दिख जाते हैं, है ना। जहां पे चरने वाले पशु आते हैं, गाय भैंस जहां पर आते हैं, वहीं उनके आसपास कौन घूमते हुए रहते हैं? बताओ, बगुले। कभी हमने सोचा नहीं होगा कि भैया बगुले क्यों घूमते हुए रहते हैं। तो ध्यान देना, क्योंकि बगुले को खाना खाना है, भूख लग रही है, तो उसको क्या लगता है? ये पशु आएंगे तब हमको खाना मिलेगा, भैया इनके आने से इनको खाना कैसे मिल सकता है। तो देखो, जब ये पशु चल करके आएंगे तो घास में चलेंगे, है ना, मुंह से अपने पत्ते इधर उधर करेंगे। तो जब पत्ते इधर उधर करेंगे तो उसमें नीचे से छिपे हुए कीट बाहर आ जाएंगे। बताओ क्या बाहर आ जाएंगे? कीट, है ना। जो कीट जो होते हैं वह पत्तों के नीचे, घास के नीचे छुपे हुए हैं। जैसे ही पशु
चलेगा तो कीट बाहर आ गए, पत्ते इधर उधर किया तो कीट बाहर आ गए। और बगुले का भोजन तो क्या होता है बताओ, कीट ही तो होते हैं, कीड़े मकोड़े ही तो होते हैं। तो कीड़े मकोड़े भोजन इसका ढूंढना क्या हो गया बताओ, आसान। तो बताओ इसमें फायदा किसको हुआ बताओ, लाभ किसको हुआ, बगुले को। बगुले का भोजन ढूंढना क्या हो गया, आसान, उसको आसानी से क्या मिल गए बताओ, कीट। लेकिन इस पशु को क्या हुआ, न लाभ न हानि। बताओ कौन सा संबंध हो गया, सहभोजिता। बताओ कौन सा संबंध हो गया, सहभोजिता। तो सहभोजिता का पहला संबंध क्या याद रखोगे, बगुला और चारण पशु। बोलो कौन सा है, बगुला और चारण पशु। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान देना, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके अंदर ये वाली जो मछली है इसको बोला जाता है शार्क मछली। बोलो कौन सी मछली है, शार्क मछली। शार्क मछली के पास में नीचे की तरफ यहाँ पे एक और मछलियां घूमती हुई रहती है, इनको बोलते हैं चूषक मछलियां। बताओ कौन सी मछलियां बोलते हैं, चूषक मछलियां। जहां जहां पर भी शार्क मछली जाती है वहां पर कौन आ जाता है बताओ, चूषक मछलियां। ये वाली जो मछलियां है इन मछलियों को बोल रहे हैं चूषक मछली, रेमोरा चूषक मछली। बताओ कौन सी मछली है, रेमोरा चूषक मछली। और ये कौन है बताओ, शार्क। बोलो कौन है, शार्क। अब ध्यान देना इसमें फायदा बेनिफिट किसको है बताओ, इस वाले संबंध में किसको फायदा हो रहा है, किसको लाभ हो रहा है। अब आपको पता है शार्क यहाँ से खाना खाती है। बताओ क्या करती है, खाना खाती है, किसी भी छोटी मछलियों को और जो भी जल में जो जीव पाए जाते हैं उनको क्या कर जाती है बताओ, खा जाती है। लेकिन इसको खाना ढंग से थोड़ी ना खाना आता है। जब ये खाना खाती है तो खाने के कुछ कण जो होते हैं वो नीचे गिराते रहती है ना। थोड़ा खाना अंदर खाती है और कुछ छोटे छोटे कण नीचे भी गिरते रहते हैं। और इसके आसपास ये रेमोरा मछलियां घूमती रहती है, बोलती है ए माई दे दे, ए माई दे दे, ए माई दे दे, है ना। मतलब उसके मुंह से जो गिरा हुआ खाना होता है, जो छूटा हुआ खाना होता है, वो लपक करके ये ले लेती है। तो बताओ शार्क मछली को लाभ है कि हानि है, ना लाभ ना हानि। अरे मेरा मुंह से गिरा हुआ खाना खाना, तेरे को मेरे को क्या दिक्कत है ना। और लेकिन इसको क्या मिल जाता है बताओ, खाना मिल जाता है। इसीलिए जहां जहां पर भी शार्क जाती है उसके पास में ये रेमोरा चूषक मछलियां क्या करती है बताओ, घूमती रहती है। तो बताओ एक जीव को तो क्या है, न लाभ न हानि, और इस चूषक मछली को क्या है, लाभ। तो बताओ कौन सा संबंध बन गया, सहभोजिता का। बताओ कौन सा संबंध बना, सहभोजिता का। मेरे ख्याल से ये दो एग्जाम्पल एक बार लिख लेने चाहिए, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा तो नेक्स्ट अपन नहीं लिख पाएंगे, राइट। चलो एक बार इसको और भी एग्जाम्पल है उसको लिखेंगे बाद में, पहले अपन ये दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं सहभोजिता के। यहाँ पे सभी ध्यान देना, हमने क्या बोला बताओ, सहभोजिता। बोलो क्या है, सहभोजिता। और सहभोजिता को क्या बोल रहे हैं, कमेंसलिज्म। एक जीव को क्या है, लाभ, और दूसरे अप्रभावित रहता है, दूसरे को न लाभ न हानि। बताओ पहला संबंध इसका क्या है, बगुला और चारण पशु। लिख लो इसको पहले, सहभोजिता बोल के लिखवा रही हूँ, जल्दी लिखो। सहभोजिता, सहभोजिता को ही कहते हैं कमेंसलिज्म। सहभोजिता, सहभोजिता को ही क्या कहा जाता है, कमेंसलिज्म। शार्क मछलियां इनको नहीं खाती है। यही तो संबंध बनाया है प्रकृति ने कि कुछ जीव जो होते हैं जिनको हमने को दूसरे से बेनिफिट हो रहा है वो उसको नहीं खाता है। आगे हम पढ़ेंगे, मगरमच्छ मुंह खोल के रखता है और उसमें पक्षी आके बैठता है, उसके दांतों की सफाई करता है। लेकिन मगरमच्छ तो सबको खा जाता है, लेकिन जो उसके दांतों की सफाई कर रहा है उसको नहीं खाता है। आगे पढ़ेंगे, ये संबंध बना रखे प्रकृति ने। अगर ऐसे संबंध नहीं होते तो प्रकृति नहीं चल पाती, ठीक है। सहभोजिता कमेंसलिज्म प्लस जीरो संबंध है। एक जीव को क्या है बताओ, लाभ, और दूसरा क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। एक जीव को लाभ है और दूसरा क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। उसको न लाभ है न क्या है बताओ, हानि है, राइट। चलो एग्जाम्पल, सहभोजिता का पहला उदाहरण सभी लिख लेंगे। पहला एग्जाम्पल, बगुला व चारण पशु। बगुला व चारण पशु। बगुले को क्या है बताओ, बगुले को क्या है, लाभ। बगुला का भोजन यानी कि कीट,
का तलाशना, तलाशना मतलब ढूंढना, ढूंढना आसान हो जाता है ना। और इसको क्या है बताओ, न लाभ और न हानि, मतलब ये अप्रभावित रहता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या लगी हुई है, घास। इस घास के नीचे छिपे हुए कौन है बताओ, कीट। कीट इधर घास के नीचे छुपे हुए हैं, ये है कीट। इसकी तलाश में कौन बैठा है, बगुला। ये बगुला बैठा हुआ है कि भैया ये कीट बाहर निकले और मैं खाऊं। तो बताओ यहाँ पर कौन आते हैं बताओ, चारण पशु, बढ़िया से, है ना। ये चारण पशु, ये भी बगुला नहीं है, ये है चारण पशु। चारण पशु जैसे ही बाहर आया, कीट क्या हो गया बताओ, बाहर आ गया और इसने इसको खा लिया। सिंपल सी बात है। तो भैया बगुला और चारण पशु के बीच में, यहाँ पे चारण पशु को तो क्या है, न लाभ न हानि, और बगुले को क्या है बताओ, लाभ। तो इस संबंध को क्या कहा जाता है बताओ, सहभोजिता। अपने आप याद होना चाहिए, दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ये पिक्चर बनाई इसीलिए जाती है कि दिमाग में एकदम से फिक्स हो जाए। तो बताओ बगुला और चारण पशु, ये कौन सा है बताओ, चारण पशु। गाय भैंस बकरी कुछ भी हो सकती है। तो भैया ये चारण पशु है। चारण पशु और बगुला के बीच में जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है, सहभोजिता। बोलो क्या बोला जाता है, सहभोजिता। राइट, चलो दूसरा संबंध हमने क्या बोला था, शार्क और चूषक मछली। यस, पहला हाँ ये बना लो, फिर दूसरा लिखना है, शार्क व चूषक मछली। शार्क, शार्क व चूषक मछली। ठीक है, पीछे लास्ट बॉय खड़ा हो ना, खड़ा हो। शार्क और चूषक मछली में से बेनिफिट किसको है, फायदा किसको है, हाँ चूषक मछली को क्या मिला है, इसको लाभ है। बताओ इसको क्या मिला है, क्या मिला है इसको, भोजन। शार्क के टूटे हुए टुकड़ों से, बचे हुए टुकड़ों से इसको क्या मिल जाता है, भोजन। और शार्क को क्या है बताओ, न लाभ न हानि। तो इस संबंध को क्या कहा जाता है, सहभोजिता। अभी और पूछूंगी तुझसे, बैठ बताओ इस संबंध को क्या बोला जाता है, सहभोजिता। शार्क और चूषक मछली के बीच में कौन सा संबंध है, सहभोजिता। यस, लिख लिया। एक संबंध और, यहाँ पे एक संबंध और पढ़ लेते हैं, है ना। वो है समुद्री एनिमोन और क्लाउन मछली के बीच में। हो गया, सभी का हो गया। शार्क और चूषक मछली के बीच में कौन सा संबंध हो गया बताओ, सहभोजिता। कंप्लीटेड, सभी का हो गया कंप्लीट, यस। चलो तीसरा संबंध, एक संबंध और पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं समुद्री एनिमोन। बोलो क्या है, समुद्री एनिमोन। समुद्री एनिमोन सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। बताओ किस संघ का प्राणी है, सिलेंट्रेटा, है ना। और हम संबंध किसके बीच में बोल रहे हैं बताओ, क्लाउन मछली। बताओ कौन सी मछली है, क्लाउन मछली। क्लाउन मछली और समुद्री एनिमोन के बीच में क्या संबंध है, इमेज चित्र में बताऊंगी, उसके पहले यहाँ पे ध्यान देना। ये समुद्री एनिमोन समुद्र के अंदर पाया जाता है, किसी एक ही स्थान के ऊपर फिक्स रहता है। तलबद्ध प्राणी एक ही स्थान पर फिक्स रहता है। इसके मुख के चारों तरफ पाए जाते हैं स्पर्शक। बोलो क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक। स्पर्शक पाए जाते हैं। इस प्राणी का नाम क्या है बताओ,
समुद्री एनिमोन। बोलो क्या नाम है? समुद्री एनिमोन। अब समुद्री एनिमोन के बीच में एक मछली आकर के रह जाती है और इस मछली का नाम क्या है बताओ? क्लाउन मछली। इस मछली का नाम क्या है? क्लाउन मछली। अब इसमें किसको फायदा हो रहा है, किसको न लाभ न हानि है? ध्यान देना, इस छोटी मछली के पीछे शार्क पड़ गई है। इस छोटी मछली को खाने के लिए कौन पीछे इसके पड़ गया है? शार्क। या फिर यूं कह सकते हैं कि बड़ी मछली जो है वो इसके पीछे पड़ गई है कि भैया मैं तो तुझे खा के रहूंगी, तू इतनी बढ़िया प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिख रही है, तू तो मेरा आज भोजन बनेगी बनेगी। तो भैया शार्क चाहती है कि इस क्लाउन मछली को खा ले। अब क्लाउन मछली ऐसे तो नहीं कि हाँ तू मुझे खा ले, ये छुपने की जगह ढूंढती है, और कहाँ छुपू कहाँ छुपू कहाँ छुपू। तो इसको क्या लगा, इसके स्पर्शक के बीच में जगह दिख रही है, क्यों ना मैं इसके बीच में जाकर के छुप जाती हूँ। तो क्लाउन मछली इसके स्पर्शक के बीच बीच में आके छुप जाती है। यहाँ पे बीच में आकर क्लाउन मछली छुप गई। तो क्या भाई ये शार्क इस समुद्री एनिमोन के बीच में से ढूंढ के नहीं खा सकती है क्या? वहां से भी तो पकड़ के खा सकती है, लेकिन ध्यान देना इसके पास में कोई आता नहीं है। इसके पास में क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसके स्पर्शक के ऊपर दंश कोशिका पाई जाती है। बताओ क्या पाई जाती है? दंश कोशिका। और जब ये किसी प्राणी के ऊपर डंक मार देती है तो इतना दर्द होता है कि सभी प्राणी इससे दूर रहते हैं। चलो भैया ये तो डंक मारेगी, मधुमक्खी होती है अपने डंक मारती है तो हम सभी उससे क्या रहते हैं बताओ? दूर रहते हैं कि कहीं अपन के आ ना जाए, काट ना जाए। तो वैसे ही इसका डंक बड़ा दर्द युक्त होता है, बड़ा पेनफुल होता है। तो कोई भी बड़ा प्राणी, कोई भी बड़ा जीव इसके पास में नहीं आता है कि कहीं हमको डंक ना मार दे, तो इससे दूरी रहती है। फिर आपका क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्लाउन मछली को डंक नहीं मारेगी क्या? नहीं, है ना। यही तो प्रकृति में संबंध बनाया है, इसी को तो सहभोजिता हम बोल रहे हैं। इसको पता है कि ये मुझे आकर के कोई नुकसान नहीं करेगी। जब इसको लगता है कि मुझे खतरा है, ये मुझे मारेगी, तब उसके ऊपर डंक मार सकती है। इसको पता है ये मुझे कुछ भी नुकसान नहीं करेगी, मेरे स्पर्शक के बीच बीच में आकर के रह रही है, कोई नुकसान मुझे कुछ नहीं कर रही है, तो ये इसको डंक नहीं मारती है। तो बताओ समुद्री एनिमोन को क्या है? न लाभ न हानि, स्पर्शक के बीच में रह रही है लेकिन क्लाउन मछली को क्या है बताओ? लाभ, है ना। इसको तो रहने के लिए क्या मिल गया? आवास। और छिपने के लिए क्या मिल गई? जगह, सुरक्षा मिल गई दूसरे प्राणियों से। तो बताओ दोनों को यहाँ पे, समुद्री एनिमोन को न लाभ न हानि, और क्लाउन मछली को क्या है यहाँ पे बताओ? क्लाउन मछली को क्या है? लाभ। लाभ का मतलब क्या हो गया बताओ? सुरक्षा। और क्या मिल जाता है इसको? आवास। क्या मिल जाता है? आवास। तो इस संबंध को क्या कहा जाता है? सहभोजिता। बोलो क्या कहा जाता है? सहभोजिता। वेरी सिंपल। तो एक इसको भी लिख लो, फिर मैं चित्र बताऊंगी। चित्र नहीं बताऊंगी, उसका वीडियो भी बताएंगे कल, पर अभी इसको लिख लो कंप्लीट। उसके बाद में साथ में आप ये भी लिख ही लो, है ना। हो सकता है ऑनलाइन वालों बच्चों को अभी ये नहीं मिला है, एक्सरसाइज शीट नहीं मिली है ना। लेकिन जब भी मिले तब आप भी क्वेश्चन नोट कर लेना, आपके पास पहुंच ही जाएगी। इकोलॉजी की वॉल्यूम 2 की एक्सरसाइज 4 से क्वेश्चन करने हैं आपको। 4 से 5वां प्रश्न करना है। 5, 23, पांच 23, 168, 169, 204 और 205। सभी बच्चों को एक्सरसाइज 4 से ये क्वेश्चन आपको कल करके लाने हैं। ये तेरी फट रही है ना, है ना। और ऑनलाइन वाले बच्चों को जब भी मिल जाएगी, आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, है ना। एक्सरसाइज शीट जब मिल जाएगी तब आपको सॉल्व करना है। टाइम खत्म हो जाता है, इतना कम टाइम है। चलो बता ही दे। हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल। इकोलॉजी कौन सा पार्ट चल रहा है अपना? फोर्थ। और भाई याद नहीं है, कल जैसे मैंने इंटरेक्शंस पूछे आपको याद नहीं थे तो वैसा काम चलेगा नहीं, आपको साथ में याद करना है। आज तक जितना पढ़ाया वो कल सारे बच्चों को याद होना चाहिए, राइट? यस यस। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि भैया ऑनलाइन भी सुन ही लेते हैं ना, क्योंकि वो क्यों ना सुने। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्रांतिक योजक प्रजाति नहीं है, जैसे किसने बोला था? इसी ने बोला था, क्या नाम है इसका? पायल। क्रांतिक योजक प्रजाति नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अभी जो आपकी उम्र है वो किशोर उम्र है, किशोरावस्था, एडोलेसेंस की उम्र है। एडोलेसेंस की उम्र में आपके शरीर के अंदर दो हार्मोन निकलते हैं, लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन, है ना? और जब एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन निकलता है उस समय ये नेचुरल है, प्राकृतिक है कि लड़का लड़की की तरफ क्या होता है? आगे और बोलूं? ठीक है, चलो यहां तक कंप्लीट लिख लेना।